राइट। सो फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं। MCQ number 1, which of the following is an example of simple harmonic motion? Option A, the motion of simple pendulum, the motion of ceiling fan, the spinning of earth, the bouncing ball. तो ये हम पढ़ चुके हैं। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल। राइट, आंसर ए, फर्स्ट आंसर। सेकंड, if the mass of the bob of a simple pendulum is increased by a factor of 3, mean अगर हम सिंपल पेंडुलम का मैस 3 टाइम कर दें, 3 टाइम, तो उसके टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा? तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का रिलेशन होता है T इक्वल्स टू 2 पाई L ओवर G। तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का जो फार्मूला है उसमें तो L ओवर G 2 पाई कांस्टेंट है, तो उसमें तो मैस कहीं भी नहीं आता। सो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स मैस। मैस को हम चेंज कर दें, टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारे एमसीक्यू का बी। तो टाइम पीरियड क्या रहेगा? सेम। सो ऑप्शन बी, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है, रिमेन द सेम। थर्ड, which of the following devices can be used to produce both transverse as well as longitudinal waves? हमारे पास कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हमारी साउंड वेव्स हैं। नेक्स्ट टैंक जी। तो कुछ ऐसे हैं जो ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो हमारा स्लिंकी स्प्रिंग है, स्लिंकी, उसका नाम हेलिकल स्प्रिंग भी होता है, स्लिंकी भी कहते हैं, स्लिंकी स्प्रिंग भी कहते हैं। तो वो एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स दोनों तरह की वेव्स जनरेट कर सकते। तो हमने जो एग्जांपल ली हुई है बुक में, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स का जो टॉपिक है, उसमें भी स्लिंकी स्प्रिंग की ही एग्जांपल ली हुई है। ओके, सो सी आंसर, अ हेलिकल स्प्रिंग, ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्लिंग। फोर्थ, वेव्स ट्रांसफर। तो वेव्स क्या ट्रांसफर करती हैं? एनर्जी। ए आंसर। हमने टॉपिक भी पढ़ा है, वेव्स एज अ कैरियर्स ऑफ एनर्जी। ये एक बच्चा क्लास में आना चाह रहा है, उसने अपना जो यहाँ पे आईडी रखा हुआ है, नेम, वो रखा हुआ है क्या मसाला है। तो उसको मैंने रिमूव कर दिया। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर? ऑप्शन ए, कंडक्शन। 9th में हमने पढ़ा हुआ है, कंडक्शन में क्या चीज ट्रांसफर होती है? हीट एनर्जी। रेडिएशन, रेडिएशन में भी क्या चीज ट्रांसफर होती है? हीट एनर्जी। वेव मोशन, वेव मोशन भी एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं। आंसर डी, ऑल ऑफ दीज। व्हाई? बिकॉज ऑल ऑफ दीज, ए बी सी, तीनों किस चीज के सोर्सेज हैं? एनर्जी ट्रांसफर के। सो ऑल ऑफ दीज। एमसीक्यूज को जब तक आप ऑप्शन डी तक सारी चीजें पढ़ ना लें, कभी भी टिक ना करें। 6, in a vacuum all electromagnetic waves have the same,
अब देखें जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जैसे लाइट वेव्स हैं, हीट वेव्स हैं, ठीक है, रेडियो वेव्स हैं, एक्स रेज हैं, इन सब का जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट होता है, इनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। बट जब ये ट्रेवल करती हैं वैक्यूम में तो इनकी जो स्पीड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, दैट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द लाइट। नोट कर लें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। अब वो किसी भी टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, उसकी जो स्पीड है वो लाइट के इक्वल होगी, दैट इज सेम। सो जो हमारा आंसर है वो होगा स्पीड। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम स्पीड। Have the same speed. Okay. A answer. 7 न्यूमेरिकल है, इसको यहीं बुक पे साइड पे थोड़ी सी जगह में सॉल्व कर लें। A large ripple tank with a vibrator working at a frequency of 30 Hz. अब जो वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी है वही वेव्स की फ्रीक्वेंसी होगी, तो आप लिखें F इक्वल्स टू 30 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है लोअर केस में स्मॉल f इक्वल्स टू 30 हर्ट्ज। ओके, तो ये वाइब्रेटर प्रोड्यूस 25 कंप्लीट वेव्स इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो जब हम उसको ऑन करते हैं, रिपल टैंक की लेंथ है 50 सेंटीमीटर, तो पूरे रिपल टैंक में वाटर सरफेस पे कितनी वेव्स बन रही हैं एक टाइम में? 25। सो लिखें लैम्डा, वो जो वेवलेंथ का सिंबल होता है लैम्डा, लैम्डा इक्वल्स टू 50/25। क्यों? 50 सेंटीमीटर का रिपल टैंक है, उसमें कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं? 25। तो टोटल लैम्डा का साइन कैसे होता है? उल्टा y, कैपिटल Y को अगर हम उल्टा लिखें ना तो वो क्या बन जाता है? लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल्स टू आ जाएगा 50 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 25, तो लैम्डा आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो जब हम इसमें f की जगह पुट करेंगे 30 हर्ट्ज, लैम्डा की जगह पुट करेंगे 2 सेंटीमीटर, तो फिर हमारे पास v आ जाएगा 60 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो फिर क्या आंसर हुआ? सर जब हम लैम्डा फाइंड कर लेते हैं उससे अगला स्टेप क्या होता है? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इक्वेशन लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे, ये हमने प्रूव भी किया हुआ है इस चैप्टर में। v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, फिर उसमें f और लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे। f की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 30 और लैम्डा की 2 सेंटीमीटर। सॉरी 15 आ जाएगा। 30 मल्टीप्लाई बाय 2 बेटा 60। मल्टीप्लाई में डिवाइड कर, नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, f लैम्डा, f और लैम्डा आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो आंसर वुड बी 60 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि हम यहाँ मीटर नहीं यूज कर रहे, सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं। सेंटीमीटर पर सेकंड। Eighth, which of the following axis of a wave is independent of the other? अब जब हम वेव इक्वेशन लिखते हैं ना v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो ये तीनों v, f, लैम्डा एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अब जैसे हम लिखते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो v किस पे डिपेंड करता है? f और लैम्डा पे। तो जब हम इसी में से इसको सिंप्लीफाई करके f इज इक्वल टू करेंगे तो वो आ जाएगा f इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा। f किस पे डिपेंड करता है? v और लैम्डा पे। लैम्डा क्या क्या आएगा? v ओवर f। तो ये तीनों
एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। क्या क्या? वेव स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। लेकिन जो एम्पलीट्यूड है वो इनमें से किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो हमारे पास आंसर आ गया 8th MCQ का एम्पलीट्यूड। वेव का एम्पलीट्यूड बाकी किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता इनमें से। सो 8 का आंसर हो गया सी। 9th, द रिलेशन बिटवीन वी एफ एंड लैम्डा ऑफ अ वेव इज। कौन सा रिलेशन इनमें से सही है? यस? हमारे पास क्या रिलेशन होता है? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो इनमें से कौन सा Yes, sir. ठीक है? बी। बी। बस डिफरेंस ये है कि बी में उसने लिखा हुआ है एफ लैम्डा इक्वल्स टू वी। एक ही बात है। v is equal to f lambda लिख लें या f lambda equals to v. So this one is the answer, B. रिव्यू क्वेश्चन जी। तो फोर्थ वाले का आंसर क्या था? वेव्स ट्रांसफर Energy. एनर्जी। ओके ए, सर। ए। रिव्यू क्वेश्चन। फर्स्ट रिव्यू क्वेश्चन, what is simple harmonic motion? What are the necessary conditions for a body to execute simple harmonic motion? पेज 5 पे अगर आप देखें, सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है और उसके नीचे 4 पॉइंट्स दिए हैं। तो ये हमारे पास जो 4 पॉइंट्स और ये डेफिनेशन, ये रिव्यू क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। इसको मार्क कर लें। सर ये ब्लू वाली डेफिनेशन और नीचे कंडीशन बस। जी, जो नीचे 4 पॉइंट्स हैं वो 4 कंडीशंस हैं। हमारे 4 पॉइंट्स हैं वो 4 कंडीशंस हैं। और पहले उससे डेफिनेशन उसने हाईलाइट की हुई है वेव की। वेव मोशन कह लें, वेव कह लें, सॉरी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। यस सर। 10.2 ये 10.2 शॉर्ट क्वेश्चन है। थिंक ऑफ सेवरल एग्जांपल्स ऑफ मोशन इन एवरीडे लाइफ दैट आर सिंपल हार्मोनिक मोशन। जी, मोशन ऑफ सीसॉ, मोशन ऑफ अ क्रेडल, वो जो बच्चों का झूला सा होता है, क्रेडल। मोशन ऑफ सीसॉ एंड मोशन ऑफ क्रेडल, क्रेडल के स्पेलिंग क्या होते हैं? CRADLE। और पेंडुलम ऑफ क्लॉक, और सबसे पहले हमने लिखा था मोशन ऑफ सीसॉ, वो जो बच्चों के पार्क में लगा होता है सीसॉ। ये 13 हो गए। जी, और उसमें आप दे सकते हैं एवरीडे लाइफ में। तो हमारे पास एग्जांपल्स ऑलमोस्ट यही होती हैं। मोशन ऑफ स्विंग कर सकते हैं आप, स्विंग। थर्ड,
थर्ड है what are damped oscillations, how damping progressively reduces the amplitude of oscillation. ये हमारा टॉपिक है damped oscillation. Yes, sir. पेज 6, 7. पेज 6 और 7 ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है. हाय जिंदा है, हाय जिंदा है, चलती फिरती मैयत है. ये तो होगा, ये तो होगा. हाय जिंदा है, हाय जिंदा है, चलती फिरती मैयत है. ये अभी जो बच्चा आया था हबीबी के नाम से, इसका असल नाम क्या है? सर हमें खुद नहीं पता है कौन है. चलो ठीक. नहीं पता. यस सर, ये डैम्प ऑसिलेशन मार्क करा दें. जी, इस पेज नंबर 6 और 7 पे जा रहा है. ये कंप्लीट छोटा सा टॉपिक है, ये कंप्लीट लिखेंगे और वो जो ये ग्राफ सा बना हुआ है ना वो भी बनाएंगे. फिगर 10.4. जी सर ये बीच में लिखा हुआ है शॉक एब्जॉर्बर वाला, वो लिखना है कि नहीं? ये 10.3 का आंसर हम मार्क कर रहे हैं. नहीं सर, 10.3. मैं पूछ रहा हूँ पेज नंबर 7 पे जो है ना दूसरा पैराग्राफ, शॉक एब्जॉर्बर्स, जी 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 ये लिखेंगे. ये और भी लिखना है. उसने बुक में डेफिनेशन एंड में दी हुई है और हम इसे ले जाएंगे स्टार्ट में. ठीक है. स्टार्ट में. फिर इसको थोड़ा अपने आप से इसको छोटा करके लिख सकते हैं. और इसको बेटा छोटा क्या करेंगे आप? सर ये काफी लंबा है क्योंकि ये तकरीबन 10 क्वेश्चन आंसर्स हैं. किसको बेटा? क्या सर? 10.3 का सिर्फ हम शॉर्ट आंसर कर रहे हैं. 10.3 जो रिव्यू क्वेश्चन है ना उसका जी आंसर सर है मुझे बेटा पता है. पेज नंबर 6 पे जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है डैम्प्ड ऑसिलेशन का. ठीक है. सर मुझे पता है. ठीक है, हाँ, हम मार्क कर लेते हैं. वेव मोशन से पहले पहले. वो साहब थे अवैस शेख साहब. कौन? अवैस शेख. सर ये कौन है? ये तो क्लास में बचा ही नहीं है. हमारे क्लास में बचा ही नहीं है अभी. फिर कोई फादर नेम से वो उसका होता है ना मोबाइल में, तो वो उसके नाम से आ रहा होगा. अवैस शेख. अच्छा, उसके बाद है हमारे पास 10.4. How can you define the term? Elaborate the difference between mechanical and electromagnetic waves. Page number 8. पेज नंबर 8 पे वेव की डेफिनेशन है वो लिखेंगे और फिर उसके नीचे मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशन है विद एग्जांपल. जो डिफरेंस है वो बेशक आप टेबल फॉर्म में दे दें.
पहले ऊपर डेफिनेशन आ जाएगी वेव की, व्हाट इज अ वेव, डिफाइन द टर्म वेव, वेव की हेडिंग देके उसकी डेफिनेशन लिख देंगे और नीचे टेबल बना के मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिफाइन कर देंगे विद एग्जांपल। ये तो ये कॉपी में लिखें कि सिर्फ यहाँ से याद कर लें? बेटा यहाँ से याद कर लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड में आ भी चुका है। अब देखें छोटा सा क्वेश्चन है, कोई लेंथी नहीं है। यस सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स। इसका आंसर हम एज अ लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे। अब ये उसने पूछा तो डिफरेंस है, लेकिन जब आप क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी हो तो फिर उसका डिफरेंस हम सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखते हैं। तो पेज नंबर 8 पे जो लास्ट पैराग्राफ है उसकी मैंने आपको हेडिंग बताई हुई है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। यस सर। पेज नंबर 8 पे जो लास्ट पैराग्राफ है उसकी हेडिंग दे देंगे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसको लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के बाद वाला पैराग्राफ लिखेंगे। अब वो बुक में क्या करता है, डेफिनेशन एंड में देता है, हम डेफिनेशन कहाँ लिखेंगे, बिल्कुल स्टार्ट में। तो एंड वाली डेफिनेशन शिफ्ट कर देंगे बिल्कुल स्टार्ट में, हेडिंग लिखेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो लास्ट वाली डेफिनेशन बुक में हाईलाइट हुई है पेज 9 पे वो उठा के यहाँ पुट कर देंगे, फिर ये 2 पैराग्राफ और ये डायग्राम दे देंगे। और पेज 9 पे जो पैराग्राफ है उसकी हेडिंग आपने दी होगी ट्रांसवर्स वेव्स, उसकी डेफिनेशन पेज 10 पे है, वो उठा के यहाँ पुट करेंगे, ये पैराग्राफ लिखेंगे और डायग्राम। तो ये हमारा डिफरेंस हो जाएगा इसमें लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव। टेन पॉइंट सिक्स को आप मार्क कर लें। ये बेसिकली कंपास से ड्रॉ करना होता है, तो ये जब आप स्कूल खुलेंगे तो आप इसको फिर ड्रॉ कर लेंगे। 10.6 को मार्क कर लें। 10.7 ये हमारा रिलेशन है जो हमने ड्राइव किया हुआ है। पेज 11 रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ये छोटा सा रिलेशन है, वो आपको वर्डिंग ये दे दे या कह दे प्रूव दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो आप उस तरह भी कर सकते। Next, waves are the means of energy transfer without transfer of matter. Justify this statement with the help of a simple experiment. तो ये हमारे पास टॉपिक है पेज 10 और 11। 10 पे स्टार्ट हो रहा है, waves as carriers of energy, और 11 पे एक्टिविटी है, वो भी उसने पूछी हुई है, वो भी देंगे। ठीक है, 10 और 11। वेव्स एज कैरियर्स ऑफ एनर्जी पेज नंबर 10 से स्टार्ट करके जो पेज 11 पे एक्टिविटी 10.3 है वहां तक। टेन 10.9 ये हमारे पास रिपल टैंक के टॉपिक में तीनों प्रॉपर्टीज लॉन्ग क्वेश्चन में एज इट इज दी हुई हैं, हमने डिस्कस की हुई हैं। जो आपसे वो एक पूछे तो वो बता देंगे आप। एक टाइम में ज्यादा नहीं पूछेगा, 3 नहीं पूछेगा, मैक्सिमम 2 पूछ सकता है। 10.10 Does increasing the frequency of a wave also increase its wavelength? अब v is equal to f lambda, तो
अगर हम इस रिलेशन में देखें, एफ आ जाएगा वी ओवर लेमडा, वी ओवर लेमडा, तो लेमडा डिनोमिनेटर में आ गया, एफ इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा। तो जब हम किसी वेव की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो उसकी वेवलेंथ डिक्रीज कर जाएगी। तो उसने पूछा है इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी क्या वेवलेंथ भी इंक्रीज करेगी? नो। इसका आंसर हम लिखेंगे, आंसर इसका लिख लें, बेशक बुक पे ही लिख लें, साथ ही नो। यहाँ जहां लिखा हुआ है ना डज, वहां लिख देंगे नो, नो लिख के कॉमा, इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव डज नॉट इंक्रीज इट्स वेवलेंथ, या लिख देंगे इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस द वेवलेंथ, ऐसे भी ठीक है। तो फिर उसने पूछा इफ नो देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम। जब एक क्वांटिटी को हम इंक्रीज करें तो दूसरी क्या कर जाए? डिक्रीज। तो इसका मतलब हम दोनों में क्या रिलेशन होता है? इनवर्स। तो फिर हम लिखेंगे, उसने क्वेश्चन में पूछा हाउ आर दीज क्वांटिटीज रिलेटेड, सो हम लिखेंगे दे आर इनवर्सली रिलेटेड, दे हैव इनवर्स रिलेशन। अब जैसे एक बच्चे का जो खेलने का टाइम अगर ज्यादा हो तो उसके मार्क्स क्या हो जाते हैं? कम। तो प्लेइंग आवर्स और मार्क्स, क्या डिफरेंस होगा, क्या रिलेशन हुआ इनमें? इनवर्स। एक क्वांटिटी को आप इंक्रीज करें, दूसरी कर जाए डिक्रीज, सो दे हैव इनवर्स रिलेशन। ओके, अब हमारे पास हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैं आपको ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ, रात ही कर दिए थे मैंने। जो आज की स्लाइड्स है ना, आज की डे 1 की, उसमें लिखा होता है डे 1, जो हमारा फिजिक्स का तो आज डे 1 है ना, वीक 3 डे 1, कल डे 2 होगा। तो उस स्लाइड्स में इसके आंसर है, मैं आपके साथ शेयर कर ही लेता हूँ। सर 10.9 की जो दी हुई है तीन डेफिनेशन, उसमें से हमें बोर्ड में तीन आ सकती हैं कि एक एक ही आएगी? इसमें से ना बेटा अगर आए ना रिफ्रैक्शन, वो तो बड़ी है, एक आ सकती है, लेकिन रिफ्लेक्शन और डायफ्रैक्शन ये दोनों थोड़ा छोटी हैं, ठीक है, ये एक क्वेश्चन में आ सकती है। ये हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। If the length of a simple pendulum is doubled, what will be change in its time period? तो लेंथ को डबल करने से याद रखें बेटा, टाइम पीरियड डबल नहीं होता, चेंज होता है लेकिन डबल नहीं होता। तो अगर हम लेंथ को कर दें L से 2L, 2 टाइम डबल, तो जो टाइम पीरियड है वो हो जाएगा √2t, यानी कि लेंथ के साथ तो हो जाएगा ना 2L, लेकिन टाइम पीरियड के साथ 2 नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? √2t। The time period of a simple pendulum will become √2 times.
ये हमारा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। सेकंड, अगर हम बॉल को ग्राउंड पे ड्रॉप करते हैं, वो बाउंस करता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, बाउंस करता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर आता है, लेकिन हर दफा जो उसकी हाइट है वो क्या करती जाती है? डिक्रीज, डिक्रीज। उसने पूछा कि क्या इस बॉल का जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है? नो। क्यों? जब ये बॉल बाउंस कर रहा होता है, हर दफा इसका जो मीन पोजीशन है वो क्या हो रही होती है? चेंज। क्यों? जब इसकी हाइट चेंज हो रही है, उसका सेंटर मीन पोजीशन होगी। तो जब हर राउंड पे उसकी जो वाइब्रेशन है वो डिक्रीज कर होती जाएगी, तो उसका जो मीन पोजीशन है वो भी क्या होता जाएगा? चेंज। तो इसलिए उसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। जिस बॉडी का मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है ना, उसकी जो मीन पोजीशन है वो क्या रहती है? फिक्स। अब सिंपल पेंडुलम हर दफा अपनी मीन पोजीशन से उसी मीन पोजीशन से पास करेगा जो उसकी मीन पोजीशन है स्टॉप में आने से पहले तक। तो ये हमने यहाँ बताया, द मोशन ऑफ द बॉल इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन बिकॉज its position is not fixed। किसकी पोजीशन? मीन पोजीशन। थर्ड, एक स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है, लेकिन वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए बॉब का मैस क्या कर देता है? चेंज। जो सिंपल पेंडुलम का बॉब है उसको अब मैस वो चेंज कर लेता है। एक दफा वो मैस स्मॉलर ले लेता है, फिर नेक्स्ट टाइम उसका मैस चेंज करके हैवी मैस का बॉब ले लेता है। अब उसका जो टाइम पीरियड है वो आ रहा है सेम। उसने कहा कि वो क्यों परेशान हो रहा है, हैरान हो रहा है? क्यों? उसने तो मैथ चेंज किया, टाइम पीरियड चेंज नहीं हुआ। तो हमने एमसीक्यूज में भी डिस्कस किया था, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स मैथ। व्हाई? जब हम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला लिखते हैं t इक्वल्स टू 2 पाई l ओवर g, उसमें कहीं मैथ आया? नहीं। सो टाइम पीरियड मैथ के चेंज होने से टाइम पीरियड चेंज नहीं होता। तो हम अब उस आंसर में बताएंगे कि भाई आप परेशान ना हो। क्यों? बिकॉज टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैस। मैस पे डिपेंड नहीं करता। टेन पॉइंट फोर में उसने पूछा है कि विच टाइप ऑफ वेव्स डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। जी, मैकेनिकल वेव्स को तो मटेरियल मीडियम चाहिए होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मटेरियल मीडियम रिक्वायर नहीं होता। सो electromagnetic waves are the waves which do not require any material medium for their propagation. Electromagnetic waves. ओके, नेक्स्ट में वो हमसे पूछ रहा है कि रिपल टैंक में जब हम वो रिफ्रैक्शन डिस्कस करते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, व्हेन वेव्स एंटर फ्रॉम डीप टू शैलो पार्ट, तो उसकी वेवलेंथ भी चेंज होती है, स्पीड भी चेंज होती है, बट क्या चीज चेंज नहीं होती? तो हमने वहां पे डिस्कस किया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। वहां हमने टॉपिक में मार्क भी किया हुआ है, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स में ये चीज हमने मार्क की हुई है, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज व्हेन वेव्स एंटर फ्रॉम डीप टू शैलो, देयर wavelength change. So due to change length in wave, their speed change, but frequency remains same.
in deep as well as in shallow part. So answer is हम बताएंगे कि स्पीड में चेंज क्यों आता है, उनकी वेवलेंथ चेंज हुई। सो वेवलेंथ चेंज, स्पीड चेंज। और अगर ये पूछ ले कि कौन सी चीज चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती।